वेलकम बैक बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। बिजनेस स्टडी चैप्टर है 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम यहां पे कह सकते हैं जहां पे एक्टिविटी जो होता है, वर्क जो होता है वो एक ग्रुप में होना चाहिए, एक ऑथोरिटी में होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में होना चाहिए। उसी को आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। तो इतना से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में और ऐसे कौन कौन से बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए, और जहां जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, मैं आपको बात करने वाला हूं, कहने वाला हूं, क्योंकि वहां आपको अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा और याद भी करना होगा, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक डेफिनेशंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो ऑर्गेनाइजिंग एक संगठन, हिंदी में अगर कहें तो इसको क्या बोल सकते हैं? एक संगठन। तो संगठन तभी बन सकता है जहां पे बहुत सारे ग्रुप होंगे, ठीक है, मेंबर्स होंगे। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them। तो हम यहाँ पे थियो हेमन के हिसाब से तो ठीक है डेफिनेशन, लेकिन बच्चों यहाँ पे सिंपल से भाषा में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप बता दीजिएगा जो एक ऐसा एक्टिविटीज जहाँ पे ग्रुपिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे मेंबर्स के द्वारा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइज किया है ना। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ऑर्गेनाइज किया, तो एक पूरे ग्रुप मिलके कोई फंक्शन, जैसे हम बोलते हैं ना, जो कोई ऑर्गेनाइजर है। ऑर्गेनाइजर मतलब यहाँ पे क्या, कोई ऐसे एक्टिविटी है जो सब मिलके उसको पूरा कर रहा है, उस इवेंट को पूरा कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज की जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रुपिंग की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे भाषा में अगर समझे तो बोल सकते हैं यहाँ पे Organizing refers to arranging everything in orderly form and making the most efficient use of resources। तो जो भी resources अगर efficient मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में होगा, उसको सही ढंग से यूज करने के प्रोसेस को ही हम ऑर्गेनाइजिंग बोल सकते हैं। मतलब ऑप्टिमम लेवल पे जितने भी वर्कर है, जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, सारे लोगों के द्वारा ऑप्टिमम लेवल तक जब उस रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा और खास एक मकसद पे पहुंचा जाएगा, एम वो अचीव किया जाएगा। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों क्या होता है? एम होता है, लक्ष्य होता है, गोल होता है। तो वो लक्ष्य पे, गोल पे तभी पहुंच सकता है जब आपके पास ग्रुपिंग एक्टिविटीज होता है, उसी को आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन तभी बन पाएगा जब आपके पास क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। जब आपके पास प्लान है तो ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है जो भी आपका एम है उस एम को अचीव करना, और उस एम को अचीव करने का मतलब ये है जो आपको ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पे और भी बातें समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। बोला कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में देख लेते हैं जो कौन सा वर्कर किस टाइप को वर्क करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं वर्क को डिवाइड करने के बाद। और वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज के द्वारा, एक इवेंट के द्वारा, जैसे मान लो अगर शादी ब्याह में कोई चीज का अगर इवेंट मैनेजमेंट द्वारा जो किया जाता है, मान लीजिए मैरिज का जो है ना, यहाँ पर ऑर्गेनाइजर कोई अगर है तो उसमें क्या करेगा? पंडाल बनाने से लेकर, खाने से लेकर, ठीक है ना, अगर बात करें बारात को स्वागत से लेकर, हर एक जो है ना यहाँ पे काम एक ऑर्गेनाइजर अगर मान लीजिए ले लेते हैं, तो सब काम क्या होता है? बट जाता है। हाँ भाई, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है ना। ठीक उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक संगठन होते हैं, एक कंपनी की तरह होते हैं, उसमें बिना डिपार्टमेंटल का काम नहीं चल सकता है, बिना वर्क के डिविजन्स का काम नहीं चल सकता है, क्योंकि अकेला कोई इंसान हर एक काम चाहेगा तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई एंड डिवाइडिंग द वर्क सो दैट हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटर्मिनेशंस या डिटरमाइन के हिसाब से प्लान। तो पहले क्या होना जरूरी है? पहले आपको प्लान बनाना जरूरी है ऑर्गेनाइज के लिए। ठीक है, द डिविजन्स ऑफ वर्क मेक श्योर there is no duplication of work and there is no burden of work one person। तो जिससे क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है ना, पहली बात ये जो डिवाइड ऑर्गेनाइजेशन तो बनाना है, लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए अगर हम जैसे ही वर्क को अगर डिवाइड कर लेते हैं, तो वहां पे कोई भी किसी भी एक खास पर्सन को बर्डन नहीं होता है और नहीं किसी तरीके से जो वर्कलोड होता है। द मैनेजर्स डिवाइड द वर्क इन ए स्मॉलर यूनिट एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉब। ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया।
After dividing the work is a smaller jobs, related and similar jobs are grouped and put to under the one department. So the department या grouping of jobs can be done by the organizations. जैसे मान लीजिए अगर जॉब्स को तैयार कर दिया गया, एक्टिविटी को तैयार कर दिया गया, डिपार्टमेंटल बना दिया गया है, तो क्या होता है डिपार्टमेंट, यहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंटेशन ऑफ ग्रुपिंग, या तो डिपार्टमेंट की बात करें या ग्रुपिंग की बात करें, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन बाय ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज बट द मोस्ट कॉमन टू वेज होता है। पहला फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट्स की अगर बातें करें, जैसे एग्जांपल के हिसाब से, जैसे क्या होता है ना, आप बड़े बड़े अगर आप मॉल में जाएंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े अगर कंपनी में अगर जाएंगे तो हर एक चीज का, आप बैंक में चले जाओ ना, तो बैंक में क्या होता है, कैशियर अलग होता है कि नहीं, प्यून का काम अलग होता है, कहाँ पे जो है ना ड्राफ्ट जमा होता है, ये सब का क्या होता है, एक काउंटर, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वो एक ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, तो वहां पे काम जो है स्मूथली होता है और किसी भी प्रकार का डुप्लीकेशन की चांस नहीं रहता है, ठीक है ना। हाँ, टाइम लग सकता है, अभी हम लोग देखेंगे इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर बातें करें, कॉमन फंक्शन सब की है, बैंक, अगर बैंक की अगर बातें करें तो यहाँ पे एक कॉमन फंक्शन होता है बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम जब एक कॉमन फंक्शन है तो सब एक ही छत के नीचे, ठीक है, अलग अलग जगह पे बैठ के अपना काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर लिखा है, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस आर ग्रुप अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा, और जो सेल्स से रिलेटेड है वो सेल्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंटल में क्या होता है, अलग, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है और सब डिपार्टमेंट मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन की बात कैसे, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन दे prefer divisional departmentations under the jobs related to the one product are grouped under the one departments. एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं बच्चा, if an organization is a production is cosmetic, textile and medicines, then jobs related to of the प्रोडक्शन, सेल एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक एंड ग्रुप ऑफ अंडर द डिपार्टमेंट्स। आपको मैंने एक सिंपल से एग्जांपल्स मैंने बता दिया, जैसे मॉल के हिसाब से आप जाते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग स्टोर होते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से वो एक मॉल है, एक छत के अंदर है, लेकिन वहां पर हम कह सकते उसका मॉल मतलब कंपनी का नाम मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लीजिए उसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट बन के तैयार है, वो काम कर रहा है, सेम उस बिल्डिंग के लिए, मतलब उस मॉल के लिए काम कर रहा है, तो एक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर कहें तो उसी तरीके से सेल्स प्रोडक्शंस के लिए बात करें, सेल के लिए बात करें, कॉस्ट प्रोडक्शंस के लिए बात करें, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस अल्टीमेट अगर कहें तो जहां पे ग्रुप ऑफ जो एक्टिविटी किया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उस खास कंपनी के लिए, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी आप बोल सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो बोला कि यहाँ पे आफ्टर डिविजन्स dividing the organizations into specialized departments, each individual working in different departments is assigned a duty matching to his skill and qualification। तो जैसे मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया और डिपार्टमेंट में जो है ना उसको हम स्किल और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से हमने उसको ड्यूटी अपॉइंटमेंट करा दिया, ठीक है। तो वर्क इज असाइन्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय आर असाइन्ड ड्यूटी बाय द गिविंग देम डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शंस। जैसे अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को अगर जॉब, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात किया जा रही होता है ना, भाई चलो अपना अपना फाइल निकालो और चलो जॉब पे, मतलब अपना ड्यूटी पे लग जाओ। जैसे खासकर अगर बात कहें तो आप लोग पुलिस में जो होते हैं, थाने सब में अगर देखा जाए तो बोला जाता है चलो फाइल कहाँ है ना, किसी मुजरिम के जो मुजरिम है उसका फाइल क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से क्या होता है उसका काम करना शुरू करते हैं। उसी तरीके से डिपार्टमेंट तो वहां भी होते हैं, है ना, वहां भी क्या होता है डिपार्टमेंट होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक तरीके से सब डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन काम किसके लिए हो रहा है, तो देश के लिए हो रहा है, पुलिस का काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे यही कह सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग एंड रिलेशनशिप, so in the fourth step of the organizing process all the individuals are assigned some authority matching to the job they have to perform। तो क्या है ना, हर एक जितने भी डिपार्टमेंट्स होते बच्चा, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से सबका जो है एक परफॉर्म के हिसाब से एक ऑथोरिटी दिया जाता है और उस ऑथोरिटी का काम होता है सबसे काम लेना, ठीक है।
So यहाँ बोल सकते द मैनेजर्स विद द मैक्सिमम ऑथोरिटी आर कंसिडर्ड एज अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स विद द मिनिमम ऑथोरिटी आर ग्रुप इनटू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. So with the establishment of the authority to the individuals can perform their jobs and everyone know who will report to whom. है कि नहीं? अगर डिपार्टमेंटल के हिसाब से अगर बात करें तो पुलिस के ही अगर बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है, अलग अलग लोग काम करते हैं. चाहे हम बात करें एएसआई की बात करें, ठीक है ना, एसआई, ठीक है, एसआई की बातें करें, या मान लीजिए कोई अगर प्यून ही है, प्यून वहां पे नहीं, मतलब क्या उसको बोल सकते, चौकीदारी टाइप का है, ठीक है. तो सबका काम क्या है, अलग अलग है, सबका एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ना. कमिश्नर्स का अलग होते हैं, उसी तरीके से डीजी की अगर बातें करें, डीआईजी की बातें करें, एसीपी की बातें करें, है ना, ये सब क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट की बातें कर सकते हैं. ठीक उसी तरीके से, लेकिन सारे डिपार्टमेंट तो हैं, लेकिन सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम हो रहा है, देश को सुरक्षा के लिए काम हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको सोचना है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो ग्रुप में तो काम होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम तो होगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है. ठीक है, इंपोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग से काम बहुत स्मूथली होता है. ठीक है, अब जैसे मान लो स्कूल, स्कूल भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से तो है. स्कूल भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से है. कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, क्योंकि इसमें जो काम होता है सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. मैथ्स का, साइंस का, कॉमर्स का, है कि नहीं, आर्ट्स का, इस तरीके से साइंस, मतलब वही अलग अलग चीज की बात कह सकता हूं मैं. तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो सब डिपार्टमेंट्स अपना स्मूथली काम कर रहा है. लेकिन किसके लिए कर रहा है, अगर स्कूल है तो स्कूल के लिए कर रहा है, कॉलेज है तो कॉलेज के लिए कर रहा है. मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और हर एक डिपार्टमेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा है बच्चा, काम कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, so in organizing every individual is assigned a part of the total work and not the whole task. So due to this divisions of work into a smaller unit and assignment of units according to the qualifications leads to specializations. तो क्या होता है ना, डिपार्टमेंट जो बनाए जाते हैं, खासकर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इससे क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट बन के आता है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो एक स्पेशलिस्ट बन जाता है, उसमें एक तरीके से स्पेशलाइज्ड वर्क होता है. अब स्कूल्स में अगर बात कर लेते हैं, मैथ और साइंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो डिपार्टमेंट अपना अपना अगर काम सही तरीके से करता है तो क्या होता है, एक अच्छे तरीके से काम माना जाता है, जो हो जाएगा. ठीक है, रोल जो है ना पूरे तरीके से क्लैरिटी होना चाहिए. सो इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द एम्प्लॉयज आर असाइन्ड डिफरेंट जॉब्स एंड द मैनेजर्स क्लियरली डिफाइन द jobs. So the jobs are defined on the written documents called the job descriptions, which clearly spell out what exactly has to be done in every job. ठीक है बच्चा, ये रोल है ना, अगर डिपार्टमेंट अगर बना दिया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो रहता ही रहता है, लेकिन वहां पर अगर बात करें बच्चा, जैसे अगर इस तरीके से होता है तो डिपार्टमेंट्स क्या होता है ना, काम अच्छे तरीके से स्मूथली होता है कि नहीं है. चलिए आगे देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोल ऑफ क्रिएटिव समझ में आ गया. अब बोला कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर वर्किंग अगर हो रहा है, तो वहां पे आप डिपार्टमेंटल में रिलेशनशिप जो है ना अच्छा होता है, क्योंकि जो वहां पर डिपार्टमेंट होता है सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट all and how much power and authority of enjoy by the different individual or managers. तो सबका इंडिविजुअल्स अलग अलग करके हैं यहाँ पे, तो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है. ठीक है, so each manager known very clearly to whom he can give order and from whom to has to be receive the order. ठीक है, यहाँ पे भी वही बात बोला कि हमको किसको ऑर्डर देना है और किसको ऑर्डर नहीं देना है, ये बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर होता है. इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव अगर बात करें, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी अगर काम अगर होगा तो स्मूथली होगा, अच्छापन से होगा, तो बोला कि यहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छा होता है अगर ऑर्गेनाइजिंग की अगर देख लिया जाए तो. सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन फॉर ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज. दिस हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन. किसी भी तरीके से डुप्लीकेशन की बात है नहीं, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन की बात होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंटल वाइज उस
ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा होता है, ठीक है। सो क्लैरिटी इज अ वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल्स प्रॉपर और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। एडेप्टेशंस टू चेंज की अगर बातें करें बच्चा, तो बोला कि दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी suitability modify according to the change in the business environment. So it also provides stability to the enterprises as it can continue to survive and grow in spite of change, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इसमें क्या होता है ना, अगर डिपार्टमेंटल वाइज अगर होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स के टीचर हैं, कोई बीएसटी के टीचर्स हैं, कोई इकोनॉमिक्स के हैं, तो सब अपने अपने तरीके से उस डिपार्टमेंट में अगर काम करते हैं, उस स्कूल्स में, उस कॉलेज में, तो उसका अपने आप को क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है कि नहीं। तो ये फायदा होता है अगर ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है तो, ठीक है। अब आगे बोला कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और एक्सपेंशन और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होता है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटल वाइज एक ऑर्गेनाइज की तरह काम किया जाए तो, ठीक है। ये आपको बात क्लियर हो गया। आगे बोला गया ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, बोला गया यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस डिपार्टमेंटल में कोई ड्यूटीज या टास्क अगर असाइन नहीं करते हैं तो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म to specify the relationship between the people, work and resources in organizations. It allows correlations and coordinations among humans, physical and financial resources, and this enables a business enterprise to accomplish desired goals. So a proper organizational structure is essential to ensure a smooth flow of communication. अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो जाता है, अच्छे तरीके से काम हो जाता है, ठीक है। सो बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। स्पैन अगर बात करें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का कितना खर्च होता है इस पे, देखो वैसे मैनेजमेंट का ही ओवरऑल यहाँ पे काम होता है, चाहे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, प्लानिंग की बात करें, कंट्रोलिंग की बात करें, डायरेक्शंस की बात करें, ठीक है ना। तो बोला कि यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्जली गिव्स अ शेप टू द organizations structures. This determine the level of management in the structure. देखिए जो भी चीज का निर्धारण होगा, जो भी चीज की बातें होगा यहाँ पे, वो सब का सब एक मैनेजमेंट के ही हाथ में होते हैं। इसमें टाइम जो है मैनेजमेंट का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स का यहाँ पे हम लोग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन यहाँ के स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बोला गया फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, सिमिलरली नेचर, coordinations of function and organizing these major function are separate department. इसको अगर हम यहाँ पे सिंपल से भाषा में अगर बताए बच्चा, तो बोला कि फंक्शनल क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस का। तो पहली बात ये, जब हम लोग इसको डिपार्टमेंट बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर्स की तरह से तैयार कर देते हैं, तो क्या होता है ना, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, फिर दूसरी बात सिमिलर ऑफ नेचर, कोऑर्डिनेशन टू फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस होता है, इसका सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस एंड ग्रुप अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितने भी प्रोडक्शंस के डिपार्टमेंट्स होंगे वो कहाँ पर रहेगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितना भी सेल्स से रिलेटेड रहेगा वो सेल्स वाले डिपार्टमेंट में है कि नहीं। जितने भी कैशियर से रिलेटेड होगा वो कैशियर वाले डिपार्टमेंट्स में। मतलब कि उसका स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, भाई तुम कौन सा डिपार्टमेंट से हो, तो साफ साफ पता चल। कोई बोलेगा नहीं हम कैशियर डिपार्टमेंट से, हम सेल्स से हैं, ठीक है ना। कोई बोलेगा हम जो है ना मार्केटिंग से हैं, तो अच्छे तरीके से अगर कहें तो पकड़ में आ जाता है बात। तो ये एक ऑर्गेनाइज कहलाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट मिलके कोई एक काम कर रहा होता है, यही तो ऑर्गेनाइज है, ठीक है ना। इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्मूथली कोई भी बात को पकड़ में आ सकता है। तो यहाँ पे यही बात कहना चाह रहे हैं, जब भाई चाहे जो सेल्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट का हो, चाहे कैशियर हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को, सबका स्ट्रक्चर जो है ना बना हुआ रहता है, किसका काम क्या है, ठीक है। सुटेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो खास करके लार्ज स्केल बिजनेस में जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर द एंटरप्राइजेज व्हिच हैव ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर। हाउएवर पहली अगर देखें द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज,
मैंने वैसे बता दिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बातें करते बच्चा, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ ये लार्ज स्केल जो बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होता है ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर मतलब कंपनियां, उसमें ये काम कर सकता है। इट हैज ए डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत जहां पे बहुत सारे वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन में होता हो, वहां पे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा। मतलब कोई भी संस्था है तो वहां पे अगर मान लीजिए बहुत सारे वर्क अगर हो रहा है तो वहां पे डिपार्टमेंट बना के काम करने में सही होता है, ठीक है। ऑपरेशंस रिक्वायर टू हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अगर मान लीजिए लार्ज स्केल अगर बिजनेस अगर दिया गया तो हम सही तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा, जनरल मैनेजर्स क्या होता है, तो जनरल मैनेजर्स हम लोग बोल सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर्स की बात किया जाए, मार्केटिंग मैनेजर्स की बात किया जाए, फाइनेंस मैनेजर्स की बात किया जाए और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की बात किया जाए। ये सब क्या होता है, जनरल मैनेजर के अंदर में काम करने वाले लोग होते हैं, जो कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट सब अलग अलग काम कर रहे हैं। ऊपर से एक जनरल मैनेजर होते हैं, ठीक है ना, सीनियर मैनेजर की बातें करते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। तो ये सब जो है ना एक इन्वॉल्वमेंट होता है डिपार्टमेंटल के हिसाब से, ठीक है। एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। अब बोलेंगे एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज है जो सबसे पहली बात, एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि नहीं। जब एक स्पेशलाइजेशन अगर हो जाता है तो जिससे क्या होता है, आसान तरीके से हम स्मूथली कोई भी काम कर सकते हैं और रिजल्ट भी क्या होता है, बेटर होता है कि नहीं, ठीक है। क्या होता था यहाँ पे, एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है। दूसरी बात यहाँ पे, इट हेल्प्स इन द इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी, जिससे क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, मैनेजरियल स्किल बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी जो काम करने की बातें होती है क्षमता वो बढ़ जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस से अगर देखा जाए डिपार्टमेंटल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा, बोला कि मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग द सेम टाइप्स ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन, so which makes them specialized and improve their efficiency. So it help in the increase managerial and operational efficiency and this result in increased profits के हिसाब से होता है। आप जितना ज्यादा अगर काम करता है, क्या होता है ना, आप जैसे बैंक में जाते हो तो बैंक में जो कैशियर होते हैं या अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है ना, या स्कूल में मान लीजिए कोई एक ही सब्जेक्ट को बहुत दिनों से बहुत सालों से पढ़ा रहा है तो इसमें क्या होता है, वो एक्सपर्ट बन जाता है कि नहीं। तो एक ये फायदा है, अगर डिपार्टमेंटल अगर मान लीजिए अलग अलग लोग काम अगर कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है तो उसमें क्या होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है, वो स्पेशलिस्ट हो जाता है कि नहीं। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इजी कोऑर्डिनेशंस, तो बोला कि अगर मैंने बोला जब मैथ्स का डिपार्टमेंट, साइंस के डिपार्टमेंट, बीएसटी का, अकाउंटेंसी का, सबका जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, मुझे जिससे अगर काम होगा तो हम सीधी बात करेंगे मुझे बीएसटी वाले डिपार्टमेंट्स की जरूरत है, तो क्या होगा, तो वहां पर सीधा कम्युनिकेशंस किया जा सकता है और हमसे जितना भी ड्यूटीज दिया गया, कंपनी के द्वारा जितना भी ड्यूटीज असाइन किया गया उसको हम अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेशंस की बातें या हम कह सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों का बर्डन्स नहीं होता है, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब बीएसटी के डिपार्टमेंट्स में है, अब सिर्फ बीएसटी के बारे में ही सोच सकते हैं, बीएसटी के बारे में ही बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो एक तरीका होता है, तो इजी कोऑर्डिनेशन होता है। सो द डिपार्टमेंट्स फॉर्म इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर व्हिच आर मींस एक्टिविटीज इज वन डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इफेक्टिव ट्रेनिंग होता है, वही बात बोला गया है, जो अगर कोई काम को आप लगातार अगर कर रहे हो तो अच्छे तरीके से इफेक्टिव आपका ट्रेनिंग हो जाता है। लेकिन वही बात हमेशा मैं बताते आ रहा हूं, जितना ज्यादा कोई चीज अगर अच्छा होता है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बुरा भी होता है, किसी का डार्क साइड मतलब बोल सकते हैं होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफिकल्टी अगर देखा जाए तो क्या बोला गया है, द डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स द डिपार्टमेंट्स बिकम्स स्पेशलाइज्ड ऑन देयर ऑन वे ओनली। तो जो डिपार्टमेंट्स होता है, चाहे जैसे मैंने बोला अभी मैथ्स का, साइंस का, तो सब डिपार्टमेंट क्या होगा, अपना अपना तरीके से काम कर रहा है, वन वे काम कर रहा है। द फेल टू सी द प्रोस्पेक्टस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी डिपार्टमेंट अगर मान लीजिए फेल अगर हो जाता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना, जो संगठन है पूरा उसको, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में चाहे एसीपी गलती करे या दरोगा की बातें करे, कमिश्नर की बातें, कोई भी अगर एक फेल होता है तो पूरा पुलिस फोर्स, पुलिस तरीके से हम बोल सकते हैं वो फेल कर गया। तो एक ये डिसएडवांटेज वाली बात होता है। सो एज रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड। इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है, employees get training of one function only that the departments to which they are belongs to that cannot be shifted to other departments.
आप डिपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी बोला, अगर मुझे बीएसटी के लिए बोला गया तो मैंने बीएसटी से पढ़ा, बीएसटी ही पढ़ाया, बीएसटी की बातें किया। अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का काम होता है और वहां पे बीएसटी के अलावा कुछ और बातें अगर होगा तो वहां पे हम जवाब नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्रिएटिविटी की अगर बातें करें तो सिर्फ एक ही वन वे डायरेक्शंस में ही हो सकता है और कोई डायरेक्शंस में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबको एक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, स्किल के हिसाब से सबको एक वर्ग को असाइन किया गया था, है कि नहीं? तो सिर्फ उसी डायरेक्शंस में वो काम कर सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। कॉन्फ्लिक्ट बोला कि इंटरेस्ट, तो बोला कि एक ही काम कर करके क्या होता है, डिपार्टमेंट्स में पक जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट वे अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपेटिबिलिटी होता है। सो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड देखिए झगड़ा तभी होता है ना, मान लीजिए मैं बीएसटी का, कोई मैथ्स का, कोई साइंस का, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अगर बात करें इकोनॉमिक्स की बातें नहीं समझ में आ रहा है, मुझे अकाउंटेंसी बात समझ में आ रहा है। अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो कि हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हो सकता है दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है, सब लोग का इंटरेस्ट अलग अलग है, तो उस इंटरेस्ट की वजह से कंपनियां में क्या हो सकता है, अपने आप में झगड़ा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है। प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। इट मे बी लीड प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन as information has to be exchanged across functionally different set departments। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है जब बीएसटी का इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स वाले के पास चला जाए, इकोनॉमिक्स वाले के मैथ्स के पास चला जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, तो उसमें एक क्रॉस जो है ना बनने की चांसेस होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये सब डिसएडवांटेज है। थोड़ा सा आप इसको नोट्स कर लें, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेके। डिविजनल स्ट्रक्चर्स की अगर बातें करें बच्चा, तो बोला कि यहाँ पे व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एज प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट। बात तो ठीक है डिविजनल स्टोर की वजह से। डिविजनल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which comprise of separate business units या divisions। So generally बोला कि main power is grouped on the basis of different product and manufacturers। So examples के लिए कहा जाए, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये जो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ऑर्गेनाइजेशंस वहीं पे काम करेगा, खासकर डिपार्टमेंटल सिर्फ बड़े कंपनियों में, लार्ज स्केल बिजनेस में ही हो सकता है, डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज कंपनी में हैव डिविजन्स लाइक फुटवेयर, गारमेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। सुटेबिलिटी मैंने बता दिया। वैसे बोला गया ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट या डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट, ग्रोइंग कंपनीज व्हिच प्लान्स टू ऐड मोर लाइंस ऑफ द प्रोडक्ट इन फ्यूचर्स। तो ये एक सुटेबिलिटी होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग करने की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जैसे मान लीजिए डिविजनल प्रोडक्ट ए, फिर डिविजनल प्रोडक्ट यहाँ पे सेकेंड जो कि बी मैंने बोला, और फिर यहाँ पे सी। तो आप मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस इसमें आ गया। सेम इसमें भी डिविजनल प्रोडक्ट अगर बी, कोई प्रोडक्ट ए है, कोई प्रोडक्ट बी है, कोई प्रोडक्ट सी है, तो सब में आप देख रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, सब एक ही बात है, लेकिन सब में अलग अलग यहाँ पे डिविजनल मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, और तीनों का एक प्रेसिडेंट हो सकता है कि नहीं। तो जो लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं वहां पे सुटेबिलिटी में यहाँ पे काम करा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस कंपनी के जो प्रेसिडेंट है, किसी में गारमेंट्स बन रहा है, किसी में फुटवेयर बन रहा है, किसी में जो है ना नोट्स बुक बन रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग डिवीजन से वो काम लेके फिर प्रेसिडेंट के पास वहां पे पहुंचा जा सकता है सारे इंफॉर्मेशन। तो हम इसको कह सकते हैं डिविजन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चा। अब एडवांटेज की अगर बात करें, अगर डिवीजन से कर देते हैं, तो बोला कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, जो फुटवेयर वाला होगा उस फुटवेयर का स्पेशलाइज्ड वर्क होगा, अच्छा सा वर्क होगा। सो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वैरिड स्किल इन द डिविजनल head, and this prepare him to higher position। So all the activities related to the one type of product are grouped under, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट में से मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सारे के सारे आ सकते हैं। सो ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट्स ओनली, which brings integrations and coordinations in the activities। expansion and growth वही बातें हैं, ठीक है, एडवांटेज तो है ना। तो बोला यहाँ पे it facility expansion and growth as new divisions can be added without interrupting the existing operation।
बाय मेयरली एडिंग। मतलब यही हुआ, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अलग अलग अगर तरीके से जो स्किल वर्कर को लगा दिए गए हैं, तो क्या होता है ना, उसका एक्सपेंशन और ग्रोथ अच्छे तरीके से होता है। ये भी मैं बात कर चुका हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव होता है, ठीक है। मोर रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड होता है। डिसएडवांटेज यही है, अगर मान लीजिए आप डिपार्टमेंटल अगर बना रहे हो तो आपको रिसोर्सेज क्या होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सो इस डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज every division work be working and independent of unit, so providing each divisions with a separate set of similar फंक्शन इंक्रीज एक्सपेंडिचर। अब अलग अलग डिपार्टमेंट अगर बनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग मैनेजर्स को मुझे अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से मुझे एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा। तो उसमें तो थोड़ा सा भाई रिसोर्सेज तो चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस मैंने अभी बता दिया जो हो सकता है। इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब अलग अलग जब डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे मैंने बोला, हम अगर किसी कॉलेज में या ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब स्कूल्स में अगर पढ़ा रहे हैं, अगर मैं बीएसटी अगर पढ़ा रहा हूँ, कोई अलग अलग लोग, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स अगर पढ़ा रहे हैं, तो वैसे सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो जाता है। जबकि उस स्कूल्स का, उस कॉलेज का जो इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी गोल है, जो भी गोल है उस स्कूल का, उस कह सकते हैं कॉलेज का, तो सबको अलग अलग जो है थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है। तो सब लोग अपने हिसाब से काम करता है, तो एक तरीके से डिसएडवांटेज हो जाता है। अगर मैं बीएसटी का पढ़ा रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई हो सकता है उससे थोड़ा अच्छा या हमसे भी अच्छा काम कर रहा होगा, या कोई कम काम कर रहा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट जो गोल है वो अचीव होने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जब तक सबका सेम इंटरेस्ट नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तो वो नहीं हो सकता है। एक तरीके से इंटरेस्ट जो है ना, बिल्कुल जो है ना इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो। सो इट प्रोवाइड्स managers with the authority to supervise all activities related to a particular divisions, so such a managers may gain power and the bid to asset, so his independence may be ignore organizational interest। यही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो अगर कह सकते हैं जो मेन पावर वाले हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो एक तरीके से उसका एसेट को इंक्रीज करने के लिए होता है। लेकिन जब सबका अलग अलग लोगों के हिसाब अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट्स बना हुआ है, तो थोड़ा सा इग्नोरेंस होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुन ले, ध्यान से ये सुन लें, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे काम करता है और डिविजन्स कहाँ पे काम करता है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो है ना आपका ये टॉपिक है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ताकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो हम ऑर्गेनाइजेशंस में दो तरीके से, एक डिपार्टमेंटल के साथ, देखो यहाँ फंक्शनल के साथ से बात करते हैं, और दूसरा डिविजन्स की बातें करते हैं। बोला कि यहाँ पे फॉर्मेशन ये कहाँ पे लागू हो सकता है, तो फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन के हिसाब से काम होता है। फॉर्मेशंस इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड इट इज सपोर्टेड बाय फंक्शन। इसमें प्रोडक्शंस के हिसाब से होता है, जो कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन स्ट्रक्चर, डिवीजन डिपार्टमेंट कहाँ पे हमेशा बनेगा, जहाँ पे खासकर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट बनाने वाली बातें होगा, वहां पे डिवीजन स्ट्रक्चर की बातें होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें फंक्शनल स्ट्रक्चर का, तो डिफिकल्ट एज इच फंक्शनल मैनेजर्स हैज टू रिपोर्ट टू देयर टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर एक लोग अपना अपना काम होता है, तो रिपोर्ट जो है ना देने में डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसी बोला कि आसान होता है। सो इजियर ऑटोनॉमी एज वेल एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन हेल्प इन द मैनेजरियल डेवलपमेंट। ठीक है। कॉस्ट की बात करें, फंक्शन आर नॉट डुप्लीकेट, हैंस इकोनॉमिकली होता है। लेकिन ये थोड़ा सा अगर देखा जाए, तो जहां पे अगर प्रोडक्ट बनने की बात आता है, तो प्रोडक्ट में थोड़ा सा डुप्लीकेशन की वर्क माना जाता है। सो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स हैंस कॉस्टली बन जाता है। ठीक है बच्चा। फिर बोला गया रिस्पॉन्सिबिलिटी द डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन ए डिपार्टमेंट। देखिए फंक्शनल जो स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग बहुत कम रहते हैं। ठीक है ना। इसमें जो टॉप लेवल लो लेवल मैनेजमेंट होता है, सब एक दूसरे के हिसाब से काम करता है, फंक्शन करता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे बोला कि इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। आप कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, तो कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, क्या चीज का फॉल्ट हुआ, इसमें फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से स्ट्रक्चर्स दिया गया, एक फंक्शनल और दूसरा डिविजनल्स। आगे अगर देखा जाए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस किसको कह सकते हैं बच्चा, तो बोला गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पार्टिकुलर टास्क। इट स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्री ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी and there is a systematic coordination among the various so activities to achieve organizational
गोल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में बोला गया यहाँ पे तो भाई एक सिस्टमैटिक अगर कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग ऑथोरिटी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से काम करा जाए। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं फॉर्मल का, तो बोला कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसको अचीव करने के लिए होता है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल्स असाइन अ फिक्स्ड ऑथोरिटी या डिसीजंस मेकिंग। तो यहाँ पे सबको ऑथोरिटी ड्यूटीज एक तरीके से सही तरीके से असाइन कर दिया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक एस्केलर चेन के हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब थोड़ा सा इसका दोनों डिफरेंस देख लेते हैं, एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। मतलब मैंने बात यहाँ पे किया फॉर्मल का, तो फॉर्मल का अगर देखा जाए तो बोला कि यहाँ पे ये एक सिस्टमैटिक वर्किंग होता है, लेकिन बोला कि डिसएडवांटेज ये है थोड़ा सा टाइम लगता है ना। So formal organizational structure result in the systematic and smooth functioning of organization। ये सबसे आसान होता है, अच्छा होता है और स्मूथली हो जाता है। लेकिन अभी क्या होता है उसमें देख लो डिसएडवांटेज की तरह देख लें। मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉर्मल का ही, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक वर्किंग तो होता है लेकिन इसका एक्शन जो होता है वो डिले होता है। व्हाइल फ्लोइंग एस्केलेटर चेन एंड चेन ऑफ कमांड जब तक ऊपर से नीचे तक आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो डिले हो जाता होता है ना। भाई ऊपर से ही ऑर्डर है, तो ऊपर से जब ऑर्डर कोई मिलेगा कोई काम को आगे बढ़ाने के लिए तभी पूरा हो सकता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का डिसएडवांटेज होगा वो डिले एक्शन होता है। कोऑर्डिनेशंस की अगर बात करें तो बोले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट के लिए होता है। Emphasis on work only। Formal organization बोला गया structures gives a importance to work only, it ignore ह्यूमन रिलेशन एक्टिविटीज और टैलेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फॉर्मल्स में, तो फॉर्मल्स मान लीजिए कोई कितना भी अच्छा काम कर रहे लेकिन उसके या कितना भी वो टैलेंटेड रहे, लेकिन उसको जब एक काम को असाइन कर दिया गया, ड्यूटीज दे दिया गया, सिर्फ वही काम करेगा, वही उसके पास क्रिएटिविटी आइडिया आएगा या आगे कोई काम करना चाहेगा नहीं। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर बातें करें फंक्शनल के लिए फॉर्मल के लिए, तो बोला कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एस्टेब्लिश टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इनएडुकेट या रिकग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी मैंने अभी बताया है, ठीक है ना। फॉर्मल में बोला कि भाई जो तुम काम कर रहे हो वही डिपार्टमेंट में कंटिन्यू काम करते रहो, ठीक है ना, जब तक कि उस तरीके से आपका पूरा ना हो। क्योंकि आप पूरा मतलब क्या, जो ड्यूटीज दिया गया टास्क दिया गया पूरा ना हो, ठीक है, आप वो एक ही काम करने में क्या क्रिएटिविटी करेगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बातें करें तो बोला गया इंटरेक्शंस अमंग पीपल एट वर्क गिव्स अ राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है हम किसी से कोई भी बातें पूछ सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल का मतलब होता है उसमें हर एक स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आप पुलिस स्टेशन की बातें कर लो, रेलवे स्टेशन की बातें कर लो, चाहे स्कूल्स की बातें कर लो, है ना, या बैंक की बात कर लो, तो सब में क्या होता है एक हर एक स्टेप से सारे वर्क को काम करना होता है। और वही इनफॉर्मल में जैसे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते हैं, तो क्या होता है ना कि इसमें कोई भी अगर हुआ जैसे कोई सब्जी बेच रहा है, कोई प्राइवेट अपना दुकानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पे डायरेक्ट किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट करके बातें कर सकता है, ठीक है। So interactions among people at work gives rise to the network of social interactions among the employees called the informal organization. So the informal organization structure gets created automatically and the main purpose of such a structure is getting psychological and satisfaction के लिए होना चाहिए। Informal organization बोला गया structure gets created automatically without and intent efforts of managers। Informal organization structure is formed by employees to get साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया स्ट्रक्चर इट डज नॉट फ्लो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी या कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो कम्युनिकेशंस है अथॉरिटी के हिसाब से नहीं होता है, जिसको जिससे भी कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट कर सकता है, अपने बातें को समझा सकता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बातें करें, बोला कि ये फास्ट कम्युनिकेशन होता है क्योंकि इसमें किसी से कोई भी बातें पूछ के अपने आप को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये स्प्रेड र्यूमरस भी होता है,
गलत अफवाह भी फैलाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे 70% इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक रिमर्स होता है, ठीक है ना, जो गलतियां या मिसलीड करने के लिए किया जाता है। फुलफिल सोशल नीड्स, द इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस वाला गिव्स इंपोर्टेंस टू देयर साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स फॉर एम्प्लॉयज व्हिच मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड इनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे जिसको भी लगेगा, मतलब मान लीजिए कोई मैनेजर्स है, ठीक है ना, या टॉप लेवल का भी इसमें मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर लगेगा जो एम्प्लॉयज हम लोग का जो है ना थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको उसके पास अगर कहा जाए तो मोटिवेशंस नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उसको हम अच्छे तरीके से एक इनकरेज करने के लिए काम कर सकते हैं। मे भी बोला कि ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, किसी को अच्छा बात जो है ना आजकल समझ में आता नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। अभी थोड़ा सा दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, क्या बात बोला गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बोला गया, इट इज द सिस्टमैटिक ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स इज बेयरिंग ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए होता है। इनफॉर्मल की अगर बात करें, इट इज ए नेटवर्क ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों का समाज में, रिश्तेदार में सब मिला हुआ तो जरूर रहता है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें होता है बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विथ वन अनदर, और हर एक यहाँ पे एक दूसरे से क्या रहता है, एसोसिएट रहता है। ऑरिजिन्स की बात करें तो इट ऑरिजिनेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ द कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी। सेकंड बात कहते इट ऑरिजिनेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग पीपल ऑफ वर्क। It arises by position in the management, so it arises out of the personal quality of individuals. बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर इज ए गाइड बाय रूल्स एंड पॉलिसी के हिसाब से होता है। इसमें ऐसा कोई बिहेवियर जो है ना गाइड या रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होता नहीं, किसी से कोई भी पैटर्न ढूंढ लेता है। कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पे कम्युनिकेशन एक स्केलर चेन के हिसाब से होता है, यहाँ पे कोई भी चेन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में किसी से भी कोई बात कर सकता है, ठीक है। ये रिग्ड नेचर का होता है। जो फॉर्मल होगा भाई, तो फॉर्मल एक रिग्ड नेचर का होता है, ये फ्लेक्सिबल का होता है, मतलब जिससे मन जो है अपना बात करो, कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला गया मैनेजर आर लीडर्स होता है, इसमें कोई लीडर नहीं होता है। लीडर्स आर चूजन बाय द ग्रुप ही चूज करता है जो मेरा लीडर कौन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसका कोई माई बाप नहीं होता है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाता है। और जो फॉर्मल होता है जिसका माई बाप होता है, कोई एक हेड होता है, ठीक है। इसमें हेड जो है ना, यहाँ पे एक लीडर, जितने भी लीडर्स होते हैं उसके एक हेड की बात किया जाता है, और यहाँ पे लीडर ही जो है ना चुनता है जो मेरा हेड कौन होना चाहिए, तो उल्टा ही काम हो रहा है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया। अब है डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी की अगर बात करें तो बोला गया डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मेयरली मींस ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। तो देखिए डेलीगेशन का मतलब ये होता है एक तरीके से हम प्रॉक्सी पावर दे रहे हैं, मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर हम नहीं चाहें तो मेरे जगह पे अगर कोई अगर जा रहा है तो हम उसको एक ऑथोरिटी देते हैं, भाई तुम जो है ना मेरा मीटिंग यहाँ पे, मैं किसी काम से कहीं जा रहा हूँ, तुम चलो जाके मीटिंग अटेंड कर लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहां पे डेलीगेशन पर्सन माना जाता है। सो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मेयरली मींस द ग्रांटिंग दे देता है ऑफ ऑथोरिटी तरीके से, ठीक है। सो डेलीगेशन ऑफ रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फॉर्म एंड सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट्स। इट इज द बोला यहाँ पे एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। It helps and manages to the extent his area of operations. Without it, his activities would be restricted to only what he can do. So it enables a manager to focus on high priority area and satisfactions to subordinates by the fulfilling the need and recognitions. अब इसके एलिमेंट अगर हम लोग देख लें यहाँ पे क्या क्या डेलीगेशंस के लिए एलिमेंट है, तो मतलब सिंपल से अगर भाषा में अगर कहें बच्चा, तो डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटी मतलब एक तरीके से पावर देना ग्रांट को, ठीक है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, ऑथोरिटी मिलता है और अकाउंटेबिलिटी मिलता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। तो इसमें एक तरीके से प्रॉपर्ली अगर देखा जाए तो काम दिया जाता है, ड्यूटी दिया जाता है उसको करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो ऑफ व्हाट बिकम अ सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, जो कि सुपीरियर के हिसाब से हमेशा जो जिम्मेदारी दिया जाएगा उसको अच्छे तरीके से निभाने वाली बातें होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी बिल्कुल अलग अलग शब्द है। ऑथोरिटी होता है एक तरीके से पावर देना, ठीक है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी मतलब वो काम करके कंप्लीट करना, टास्क की तरह होता है, ठीक है।
अब ऑथोरिटी देखो यहाँ पे देख गया है, ऑथोरिटी किसको कह सकते हैं, ऑथोरिटी मींस इसको देखो दोनों डिफरेंस देना चाहिए, ठीक है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस। चलो यहाँ पे आगे इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है ऑथोरिटी के लिए, यहाँ पे देखो राइट टू कमांड, ऑथोरिटी क्या करता है, कमांड देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म एन असाइन्ड टास्क। इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर राम ने क्या किया, मोहन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और मोहन ने यहाँ उस काम को अच्छे तरीके से किया और करके जरा आंसरेबल हुआ, ठीक है ना, आंसरेबल उसको पहुंचा दिया, ठीक है, तो यहाँ माना जाएगा वो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जो उसके पास टास्क दिया गया उस टास्क के लिए वो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिया और जो असाइन किया गया था वर्क उसके लिए वो आंसरेबल भी है, ठीक है। बोला गया डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड होता है, यहाँ पे कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड और कैन नॉट बी डेलीगेटेड एज ऑल, ये किसी भी तरीके से डेलीगेट, ये किसी भी काम को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हाँ, ऑथोरिटी वाला ऑथोरिटी ही इस काम को ट्रांसफर करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम था तो राम श्याम को जो है ना काम को ट्रांसफर नहीं करेगा, ये राम अगर सॉरी ऑथोरिटी जो है ये ऑथोरिटी है, ये राम है, अगर ये ऑथोरिटी पर्सन राम है तो राम श्याम को काम को ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये अगर के हैं तो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, ये इसको नहीं दे सकता है, ठीक है ना। आगे मान लीजिए लक्ष्मण नगर है तो यहाँ पे यही बात है, ये डेलीगेटेड होता है, ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कहे दूसरे को दे सकता है, लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं कर सकता है। ऑरिजिन की बात करें तो बोला गया ये अराइज होता है सिर्फ फॉर्मल पोजिशन से और यहाँ पे होता है डेलीगेटेड या ऑथोरिटी पर्सन से, ये भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। यहाँ से ऑथोरिटी इसको दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया और ये अकाउंटेबिलिटी करके अपना हिसाब उसाब करके सही तरीके से पहुंचा दिया, ठीक है। फ्लो की अगर बात करें तो फ्लो डाउनवर्ड्स फॉर्म्स ऑफ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे डाउनवर्ड फ्लो होता है जो कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक पहुंचता है, ये फ्लो अपवर्ड होता है, मतलब यहाँ पे जो नीचे होता है बॉटम लेवल पे वो नीचे से ऊपर पे रिपोर्ट को पहुंचाता है। सेम यहाँ भी होता है, फ्लो अपवर्ड भी होता है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, जो बॉटम लेवल का जो सबसे नीचे कद के यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो भी आगे की ओर पहुंचाता है, ये अकाउंटेबिलिटी में होता है। ये भी जो है ना फ्लोवर्ड में चलता है, अपवर्ड फ्लो करता है, ये डाउनवर्ड में चलता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना ये लो लेवल तक की बात यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। अब बोला गया प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशंस, तो फॉर इफेक्टिव डेलीगेशंस द ऑथोरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कम्युनिकेट with the assigned responsibility. The authority बोला गया granted to our subordinates can be taken back and redelegated to another persons. So delegations does not mean बोला गया यहाँ पे abdication या principle of absolute ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो डेलीगेशंस का मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे एक तरीके से यही हुआ बच्चा, जो ऑथोरिटी को ग्रांट करना, ठीक है, तो ऑथोरिटी को ग्रांट करना ही सबसे मेन चीज है। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट किसको कह सकते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ अगर डेलीगेशंस की अगर बातें करें तो बोला गया सबसे पहली बात ये इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज द मैनेजर्स कैन फंक्शन मोर इफिशिएंट एंड द मोर टाइम ऑफ concentrate and important matters होता है। freedom from doing routine work provide them with opportunity in access in new area। employee development होता है इसमें, motivating employees होता है, facility organizational growth, better coordinations और basis of management hierarchy। तो hierarchy process मतलब एक के बाद एक यहाँ पे ये सब बातें किया जाता है, ये होता है इंपोर्टेंस। अगर आपको इंपोर्टेंस लिखने के लिए है तो कम से कम ये वर्ड याद रखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इसमें क्या होता है, डेवलप करता है, ठीक है। मोटिवेट होता है भाई हमको कोई तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, हमको किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं क्या करूं अच्छे तरीके से निभाऊं। मोटिवेट हो जाता है, फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्की प्रोसेस, ठीक है। अब ये सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन के मतलब होता है इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन द फ्यू हैंड्स। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होता है सेंट्रलाइज पावर। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज विथ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। हमेशा ध्यान रखना टॉप लेवल मैनेजमेंट। वही अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज की अगर बातें करें बच्चा, तो डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज ए इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो हर एक लेवल पे काम किया जाता है। तो दोज ऑर्गेनाइजेशन इन which decisions making authority lie with the top management are termed as centralized organizations। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज। और where as those which are such as authority is shared, जहां पे भी टॉप लेवल से
अगर लो लेवल की तरफ अपने ऑथोरिटी को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है ना, नीचे की तरफ अगर शेयर किया गया, विथ लोअर लेवल आर डिसेंट्रलाइज। टॉप लेवल वाला होता है सेंट्रलाइज पावर, और जो नीचे लेवल के जो लोग मैनेजमेंट होते हैं वो होता है डिसेंट्रलाइज होता है। सो इन अनदर वर्ड्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश डाउन टू द चेन ऑफ कमांड। तो जो एक तरीके से डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग हमेशा कौन करता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, तो होता है हम लोग का सेंट्रलाइज। अब इंपोर्टेंस ऑफ जो डिसेंट्रलाइज की अगर बात करें, ये क्या है, पहली बात बोला डेवलप्स इन इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, so passing authority at middle and lower level so the trust and faith of the top level in their subordinates। अगर मान लीजिए टॉप लेवल के मैनेजमेंट अगर डिसेंट्रलाइज पावर अगर किसी को दिया है, एक तरीके से फेथ और एक तरीके से कहें ट्रस्ट जो है ना जमता है। It helps to the promote self reliance and confidence amongst subordinate। सबऑर्डिनेट करने से, कम्युनिकेट करने से नीचे से ऊपर एक तरीके से कॉन्फिडेंस आता है। So decentralized policy helps to identify those executive who have the necessary potential to become dynamic leader। जिससे क्या होता है, एक से एक अच्छे डायनेमिक लीडर्स आपको मिलेगा। मतलब मान लीजिए जो नीचे लेवल का जो मैनेजमेंट होगा वो अगर अच्छे तरीके उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं असिस्टेंट, है ना, जैसे मान लीजिए एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, एक मैनेजर होता है, उसी तरीके से अगर असिस्टेंट मैनेजर को भी अगर काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तो वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, ताकि उसको भी क्या होता है, एक सीख मिलता है ना। फिर बोला गया डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर्स। तो क्या होता है, वही मैंने अभी जो बताया वो डेवलप होता है धीरे धीरे। तो डिसेंट्रलाइज गिव्स अस सबऑर्डिनेट्स एज अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी एंड क्रिएट रिजर्वियर्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड मेन पावर। तो जब मान लीजिए अगर हम मैनेजर्स हैं और हम मेरे नीचे जो काम कर रहा है उसको मैं काम अगर दे रहा हूं, एक तरीके से वो जूनियर मान लीजिए मैनेजर अगर बना दिया गया, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, तो धीरे धीरे वो काम करते करते मेरे साथ क्या होगा, वो भी एक तरीके से डेवलप हो जाएगा, जिससे क्या होगा उसके पास एक टैलेंट आ जाएगा और फीचर्स के लिए है ना काम अच्छे तरीके से कर सकता है। क्विक डिसीजन मेकिंग होता है डिसेंट्रलाइजेशन पावर से। सो अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर उसको अगर बार बार अगर काम दिया जाता है ना, तो वो भी अच्छे तरीके से डिसीजन लेने में एकदम से सफल पूर्वक जो है ना आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मैनेजमेंट का जो काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो काम होता है, खासकर वो एक डिसीजन मेकर क्या होता है, और उसके साथ जो काम कर रहा है वो भी अगर मान लीजिए उसको भी अगर मैं कोई काम देता हूँ, वो काम भी अगर करता है, तो धीरे धीरे वो भी डिसीजन लेना सीख जाता है। एक तरीके से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैसिलिटी ग्रोथ होता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू लोअर लेवल्स। दिस हेल्प द सबऑर्डिनेट्स टू द वर्क इन द मैनर बेस्ट suited for their department। So when each department is doing its best, then productivity increase and it will generate more revenue which can be used for एक्सपेंशन। तो जैसी अगर हम लोग इसको फैसिलिटी ग्रोथ कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पावर दे देते हैं, चलो तुमको डिसेंट्रलाइजेशन पावर मतलब यही हुआ जो यहाँ पे छोटे लेवल पे काम उसको दिया गया, उसको पावर दिया गया, उसको इनकरेज किया गया, तो वहां पे वो काम करने की क्षमता बढ़ जाता है, बेटर कंट्रोल हो सकता है। सो इट डिसेंट्रलाइज एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल मेक देयर ओन डिसीजंस एंड दे are personally accountable for their decisions, so they can not pass the blame superior with a decentralized better control can be exercised too। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसे बंदे हैं जिसपे आपको लगता है ट्रस्ट है या वो कर सकता है, तो उसको कभी कभी ऐसा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी दीजिए ताकि फ्यूचर्स के लिए और आपके कंपनी के लिए वो अच्छे तरीके से सीख ले, ताकि अगर कोई एम्प्लॉयज है वो अगर चला भी जाए तो किसी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। फिर बोला गया यहाँ पे रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। देखिए यही बात मैंने बोला, अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर बातें होता है तो टॉप मैनेजमेंट का क्या होगा, वो एक तरीके से रिलीफ मिलता है। बोला कि यहाँ पे डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बातें करें बच्चा, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, तो यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन इज अ कंपलसरी एक्ट होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होता है एक पॉलिसी के द्वारा एक ऑप्शनल होता है, ठीक है। बच्चों यहां से आपका 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझो। बोला कि नेचर क्या होता है, तो मैंने बताया भाई जो डेलीगेशन जो होता है एक कंपलसरी एक्ट होता है,
और वही अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी होता है। फ्रीडम एंड ऑफ एक्शंस की अगर बातें करें तो देयर इज ए लेस फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजंस एज देयर इज मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स। तो यहां बोला कि थोड़ा सा फ्रीडम बहुत कम मिलता है, और यहां बोला कि देयर इज ए ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शंस एज देयर इज लेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। फिर स्टेटस की अगर बात करें, इट इज अ प्रोसेस फॉलो बाय द शेयर टास्क होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें इट इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ जो डिसीजन लिया जाने वाला वो टॉप लेवल का ही कर सकता है। स्कोप कहाँ है, तो बोला कि इट हैज ए नैरो स्कोप एज द इन्वॉल्व्स द सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स के लिए होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अगर बातें करें तो इट हैज वाइड स्कोप एज इट इन्वॉल्व्स ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सब लेवल पे मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट यहाँ होता है, यहाँ पे सब जगह पे इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ रखे हैं तो सुपीरियर के पास होता है। पर्पस अगर देखा जाए तो इसका मेन पर्पस होता है लेसन द बर्डन ऑन द मैनेजर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें डिसेंट्रलाइजेशन का, द मेन पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज टू बी इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स in the organization by the giving them to the authority to take decisions। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से लिख लेना, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस 100% 2 मार्क्स का आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको देख लेना है। जैसे मैंने अभी बताया, ये एक इनिशिएटिव एवं सबऑर्डिनेट्स के लिए होता है, ये डेवलप मैनेजर टैलेंट और फ्यूचर्स के लिए होता है, फिर ये क्यों डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। फिर मैंने बोला यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये जो मैंने बताया जो सेंट्रल पावर या टॉप लेवल के पास जो पावर होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो हर एक लेवल के पावर को हम लोग बोल सकते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर अथॉरिटी जो है ना पावर को जनरेट करने के लिए पावर को दे दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में बात बोला, तो यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। जो इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, अच्छा काम होता है डेलीगेशन से, एम्प्लॉय डेवलप होता है, मोटिवेट होता है एम्प्लॉयज, फैसिलिटीज है ना ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हेरेसी प्रोसेस होता है। ये आपका इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन हुआ, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशंस, तो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशंस यही हुआ, यहाँ पे जो डेलीगेशंस होता है एक तरीके से अथॉरिटी को ग्रांट किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने अभी बताया आपको जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंसेस है, तो प्लीज इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट्स कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये भी आपका एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो 2 मार्क्स उधर का, 2 इधर हुआ, 2 4 6 हो गया, लेकिन ये आएगा मतलब क्या सब एक बार नहीं आ जाएगा, ये आपका प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है जो कि आने के चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फीचर्स हो गया। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया बच्चा ऑथोरिटी क्या होता है, ठीक है। ऑथोरिटी के फीचर्स क्या होता है, ऑथोरिटी जो एक तरीके से राइट टू टेक डिसीजंस टू योर मैनेजर पोजीशंस, तो जो भी मैनेजर का पोजीशंस होता है वहां पे एक तरीके से ऑथोरिटी का भी पोजीशंस होता है, तो मैनेजर्स मतलब ऑथोरिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर बोला गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, किसी को जिम्मेदारी दिया जाता है, मतलब ऑथोरिटी जो होगा वो ऑथोरिटी क्या करेगा, किसी खास को मैंने बताया जो क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देता है। डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी मैंने बता दिया यहाँ पे जो ग्रांटिंग देगा, ठीक है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से भी बच्चा आपका क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें वेल और सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जहां पे वेल डिफाइंड वर्क नहीं किया जाता है, कोई सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर बात करें इनफॉर्मल का, तो वो मैंने बता दिया, तो उसके हिसाब से आपका आना ही आना है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहां से तो क्वेश्चंस मैंने बोला है आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शन मतलब किस तरीके से इसमें आएगा, ठीक है ना, तो फंक्शनल कैसे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और डिविजनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया। अब इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, समझ लो कि कहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको क्या बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो मैंने इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया। और उसके बाद
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो दो तरीके का टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक होता है फंक्शनल, दूसरा होता है डिविजनल। ठीक है, जिसमें अगर आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग जो खासकर लार्ज स्केल में काम करता है, ठीक है ना। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चा वो लार्ज स्केल में काम करता है, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए, मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए, फाइनेंस मैनेजर्स के लिए, एचआर के लिए काम किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हो गया। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें, अगर आप डिपार्टमेंटल वर्क होता है तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडेप्टेशन टू चेंज होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स होता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है। ठीक है, ये सब होता है। अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग होने से क्या होता है, बेनिफिट्स जो स्पेशलाइजेशन बन जाता है, रोल जो है पूरे तरीके से क्लियर कट होता है और अच्छी तरीके से काम होता है। ठीक है, ये मैंने बताया और इसका स्टेप्स है जो कि अभी मैंने बताने की कोशिश किया, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है ग्रुपिंग एक्टिविटीज का, जिसमें अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई बच्चा। तो ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके से, हम सिंपल से भाषा में बोल के मैं जा रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब यही होता है जब अलग अलग लोग मिलकर अगर किसी खास मकसद के लिए काम करता है, खास मकसद के लिए मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होगा ना, वही डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइज वर्क करेगा, तो वही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जिससे क्या होता है, काम स्मूथली होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, अकाउंटेबिलिटी वाला होता है, ऑथोरिटी वाला होता है, डेलीगेटेड वाला होता है। ठीक है ना, फंक्शंस होते हैं या डिविजनल्स होते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या बताया सीखे हैं। तो पहली बात ये, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चा वो दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने बोला फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा मैंने बोला यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फिर मैंने यहाँ बताया इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करता है। फिर उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे जो आपका डेलीगेशन क्या होता है, ठीक है, फिर उसका ऑथोरिटी क्या होते हैं, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि नहीं। उसके बाद सबका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम लोगों ने बातें करा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से कहें। तो थोड़ा सा तो आप देखिए थियोरेटिकल है, थोड़ा सा तो हो सकता है, और मैंने बता भी दिया कि आपको कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पे जो बनेगा आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें। मैंने कहाँ से आपको बोला वीडियो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।